हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग? आज से हम लोग बिहार बोर्ड के लिए फिजिक्स का क्लास यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं और फिजिक्स के क्लास में हम लोग पहले चैप्टर से लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर बोर्ड पे देख सकते हैं, हमारा जो थंबनेल लगा हुआ है, ये है बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2027 के लिए, ठीक है? और यहाँ पर हम लोग 12वीं का क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो भी चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग आज से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो रेगुलर वीडियो आता रहेगा और आपका काम है आप अच्छे से इस चैनल को विजिट करें, अच्छे से बने रहे चैनल पे और डेली अच्छे-अच्छे कंसेप्ट के साथ आप लोग पढ़ाई करते रहें, ठीक है? वो भी बिना किसी कॉस्ट के, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं, लेकिन हाँ, स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि जो नए-नए नोटिफ़िकेशन आता रहे, वो आपको मिलता रहे, ठीक है? और अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना है, ठीक है? और साथ में कमेंट भी करते रहना, अगर वीडियो अच्छा लगे तो भी और वीडियो अच्छा नहीं लगे तो भी, ठीक है? लेकिन आपका कमेंट ज़रूर बनता है, ठीक है? तो चलो हम लोग स्टार्ट होते हैं और स्टार्ट होते हैं जो हमारा क्लास 12th का फिजिक्स का पहला चैप्टर है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ठीक है? तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे और पर डे एक-एक वीडियो लेके आया करेंगे टॉपिक वाइज़, ठीक है? तो आज सबसे पहले हम लोग देखेंगे अपने इस चैप्टर में कि हमें इस पूरे चैप्टर में क्या-क्या पढ़ना है, ठीक है? और उसके बाद वन बाय वन, टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग सारे क्वेश्चन करते रहेंगे। पहले कांसेप्ट करेंगे, उसके बाद उस कांसेप्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो करेंगे और फिर अच्छे-अच्छे क्वेश्चन भी देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है? तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमारा काम है कि जो हमारा ये पहला चैप्टर है विद्युत आवेश और क्षेत्र, उसमें सबसे पहले हम लोग स्टडी प्लान देखते हैं। स्टडी प्लान्स का मतलब ये कि हमें क्या-क्या पढ़ना है, ठीक है? तो चलिए, हम लोग क्या-क्या पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले देख लेते हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक होगा वो है विद्युत आवेश, ठीक है? पहला टॉपिक है विद्युत आवेश। विद्युत आवेश में हम लोग आवेश के बारे में पढ़ेंगे कि आवेश होता क्या है, ठीक है? और उसके बारे में सब कुछ समझेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आवेशन, उसके बाद आवेशन। आवेशन के बाद आवेशन क्या है वो देखेंगे, तो आवेश और आवेशन में फ़र्क होता है। आवेशन एक प्रक्रिया है, ठीक है? और आवेश किसी भी पदार्थ का गुण है, ठीक है? उसके बाद हम लोग देखेंगे आवेश का संरक्षण, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे आवेशों का निरंतर वितरण। अब आवेशों का निरंतर वितरण का क्या मतलब कि किसी भी सतह पे जो आवेश दे रखा है ना, वो यूनिफ़ॉर्मली हो, एक समान हो। अब वो निरंतर वितरण का यही मतलब होता है कि एक समान हो, वो कहीं पे ज़्यादा, कहीं पे कम, ऐसा कुछ नहीं। जबकि होता ये है कि आवेश का वितरण एक समान भी होता है और असमान भी होता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, एक समान मान के ही पढ़ेंगे पूरे 12th में, ठीक है? उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आवेशों, अगर आवेश है, तो आवेशों के बीच में लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो कूलम्ब का नियम, कूलम्ब बल के नाम से जाना जाएगा और ये आवेशों के बीच का बल है, ठीक है? फिर हम लोग पढ़ेंगे 2 बिंदुवत आवेशों के बीच का बल। उसके बाद हमारा जो अगला आएगा अनेक आवेशों के द्वारा बल, और अनेक आवेशों के द्वारा बल तो हम लोग देखेंगे कि एक आवेश पर उसके आस-पास, अड़ोस-पड़ोस में जितने भी आवेश हैं, वो सब किस तरीके से कौन-सी दिशा में बल लगा रहा है, ठीक है? और इन सारे बलों को जब जोड़ देंगे तो हमारा अगला टॉपिक बनेगा बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत। तो ये पढ़ेंगे। उसके बाद ये पूरा का पूरा कवर करने के बाद यहाँ तक जो कि आवेश के बारे में है सब कुछ, और ठीक है? यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जब हम लोग कवर कर लेंगे, तब ये तो बल था पूरा का पूरा ये आवेश, अब पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र। तो इसमें बलों के अध्यारोपण के सिद्धांत के बाद हम लोग पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र क्या होता है? तो किसी भी आवेश को ना विरामा अवस्था में रख दो, तो वो क्या करता है, अपने आस-पास के जो क्षेत्र है या स्पेस है, उसको मॉडिफाई कर देता है, ठीक है? उसी को हम लोग बोलेंगे विद्युत क्षेत्र। तो उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र के बारे में। उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक होगा बिंदु आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे विद्युत बल रेखाएँ। उसके बाद जो अगला टॉपिक होगा विद्युत द्विध्रुव, नाम से ही क्लियर है, द्वि का मतलब 2, ध्रुव का मतलब अलग-अलग जगह या पोल कर दो, यानी अलग-अलग आवेश, ठीक है? उसके बाद है द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र, उसके बाद है एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण, ठीक है? नेक्स्ट हमारा होगा विद्युत फ्लक्स, फिर से नेक्स्ट होगा गॉस का प्रमेय, उसके बाद अगला होगा हमारा गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग, ठीक है? उसके बाद ये अनुप्रयोग में हम लोग 3 पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे अनंत रेखीय तार के कारण विद्युत क्षेत्र को निकालना, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे एक समान आवेशित अनंत समतल पट्टी के कारण विद्युत क्षेत्र को निकालना, एवं लास्ट खोखले पतले गोले के अंदर और बाहर, ठीक है, विद्युत क्षेत्र को निकालना। और इसी के साथ हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा, कंप्लीट, ये पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट। तो इतना हमें अपने इस पहले चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है? तो आपका काम है
देखो, टॉपिक से आपको पता चल रहा है कि ये मतलब लेंदी है, लंबा चैप्टर है, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि बहुत जल्दी से जल्दी इसे खत्म करें। और हाँ, हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि हर एक टॉपिक पे वीडियो आए, ताकि आपको ना ये टॉपिक लंबा ना दिखे और पढ़ने में भी बोरिंग ना लगे। तो चलो हम लोग स्टार्ट होते हैं बिना देर किए और पढ़ते हैं हमारा पहला टॉपिक, और पहले टॉपिक का नाम है विद्युत आवेश। तो देखो, ये जो हमारा चैप्टर 1 है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इसका कहानी स्टार्ट होता है विद्युत चुंबकत्व से। किससे स्टार्ट होता है? विद्युत चुंबकत्व से। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि विद्युत चुंबकत्व क्या है? तो देखो, विद्युत का मतलब होता है, विद्युत चुंबकत्व का मतलब होता है आवेशों, विद्युत प्लस चुंबक। ठीक है, तो विद्युत जैसे ही देखो ना, तो विद्युत का मतलब होता है आवेश। तो ये विद्युत चुंबकत्व क्या है? आवेशों का अध्ययन। ठीक है, और आवेशों का अध्ययन है, तो अब फिर आपके मन में आएगा ना कि आवेश क्या होता है। तो यहाँ पर आपने याद रखना है, आवेश का मतलब इलेक्ट्रॉन। तो बेसिकली हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हमारा जो ये चैप्टर है विद्युत चुंबकत्व, उसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? इलेक्ट्रॉन के बारे में। और ऑलमोस्ट पूरा का पूरा 12th क्लास का जो फिजिक्स है वो इलेक्ट्रॉन पे ही बेस्ड है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के बारे में अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है और उसके अवस्था कौन कौन सा है? तो देखो, इलेक्ट्रॉन को हम लोग यहाँ पे 3 अवस्था में पढ़ेंगे। पहला, जब इलेक्ट्रॉन बिल्कुल शरीफ हो। अगर मैं इलेक्ट्रॉन बोलूं तो इलेक्ट्रॉन से आवेश समझना, या आवेश बोलूं तो आवेश का मतलब इलेक्ट्रॉन समझना। ठीक है, तो पहला हम लोग क्या पढ़ेंगे? जब इलेक्ट्रॉन बिल्कुल शरीफ हो। शरीफ का मतलब स्थिर अवस्था में हो या विरामा अवस्था में हो, यानी आवेश के निकम्मेपन के बारे में। तो उसे क्या बोलेंगे? स्थिर विद्युतिकी। ठीक है, जब शरीफ आवेश, एक अनुशासित आवेश के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, यानी सुधरे हुए आवेश, तो उसे बोलेंगे चुंबकत्व। और जब पागल वाला आवेश यानी आवारा आवेश पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसे बोलेंगे विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक है, तो ये मैंने रफली जो आपको बताया, उससे आपके मन में ये तो बैठ गया होगा कि हमें इन इन टॉपिक में मोटे तौर पे क्या पढ़ना है। ठीक है, तो अब देखो, स्थिर विद्युतिकी, इंग्लिश है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज और स्टैटिक का मतलब स्टेशनरी। ठीक है, तो ये क्या बता रहा हमें हमें कि विरामा अवस्था में चार्ज। तो यानी स्थिर विद्युतिकी में हम लोग क्या पढ़ेंगे? आवेशों के विरामा अवस्था का अध्ययन। क्या पढ़ने वाले हैं? आवेशों के विरामा अवस्था का अध्ययन। ठीक है, उसके बाद आएगा चुंबकत्व। चुंबकत्व में क्या करेंगे? तो मैंने पहले ही बोला है कि यहाँ पे क्या है? अनुशासित आवेश, यानी नियत चाल से गतिशील आवेश का अध्ययन। ये याद रखना, ये नियत चाल से गतिशील आवेश का अध्ययन। तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा चुंबकत्व। उसके बाद अगला क्या है हमारा? तो अगला है, मैंने बोला जब चार्ज पागल हो जाए। पागल हो जाए कि मतलब यू रैंडमली इधर उधर, मीन्स क्या? देखो, चार्ज का पागल हो जाना का मतलब एक्सेलरेटिंग चार्ज। ठीक है, तो जब चार्ज एक्सेलरेट करे ना, तब हम लोग क्या पढ़ेंगे? विद्युत चुंबकीय तरंग। तो विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है? पता चला कि चार्ज को एक्सेलरेट करना। ठीक है, तो ये होता क्या है? तो देखो, एक होता है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को ये बना दिया वाई एक्सिस की तरफ, तो दूसरा होगा चुंबकीय फील्ड, जो जेड एक्सिस की तरफ हो जाएगा। तो ये जो एक्स एक्सिस की तरफ होगा ना, ये प्रोपागेशन ऑफ क्या है? प्रोपागेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट, यानी तरंग के चलने की पथ या दिशा। ठीक है, तरंग के चलने की दिशा। कहने का मतलब कि अगर ये मेरा जो राइट हैंड है, ये देखो, ये क्या है? ये है विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र से मान लो। तो ये लेफ्ट हैंड क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। तो जो मैं जो चलूंगा ना, ये क्या होगा? प्रोपागेशन ऑफ लाइट, डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। तो इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या है? एक्सरे। क्या एग्जांपल है? एक्सरे। ठीक है, तो आप में से कितनों ने देखा है एक्सरे को? तो याद रखना, हम एक्सरे को देख नहीं सकते। ये हाई एनर्जेटिक वेव्स है, देखेंगे आंख हमारा खराब हो जाएगा। इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी होता है। हम एक्सरे करवाते हैं, देखते नहीं। ठीक है, तो इस एक्सरे के बारे में कहाँ पे पढ़ने वाले? मॉडर्न फिजिक्स में। कहाँ पर? मॉडर्न फिजिक्स में। तो मोटे मोटे तौर पे जो हम लोग फिजिक्स में, यानी 12th क्लास के फिजिक्स में जो पढ़ने जा रहे हैं, वो आपको समझ में आ गया कि ऑलमोस्ट विद्युत चुंबकत्व ही रहेगा हमारा। और लास्ट में हम लोग एक ऑप्टिक्स और कुछ हिस्सा मॉडर्न फिजिक्स का पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो अब हम लोग देखते हैं इसके आगे। तो इसके आगे क्या है? तो हम लोग यहां से स्टार्ट कर रहे हैं स्थिर विद्युतिकी से। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। तो अब क्वेश्चन आता है कि स्थिर विद्युतिकी क्या है? तो मैंने पहले ही बता दिया, निकम्मे आवेशों का अध्ययन। तो क्या लिखेंगे? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें विरामा अवस्था में विद्युत आवेश का अध्ययन किया जाता है, स्थिर विद्युतिकी कहलाता है या कहलाती है। ठीक है, याद रहेगा, स्थिर विद्युतिकी कहलाती है। ठीक है, कहानी खत्म। याद रहेगा? चलो,
तो अगला जो हमारा टॉपिक है ये क्या है, आवेश। आवेश क्या होता है? तो देखो, आवेश का कहानी पढ़ने से पहले 600 बीसी का कहानी है। कब का? 600 बीसी का। तो क्या हुआ था? तो ग्रीस नामक देश में ना एक वैज्ञानिक था, आदमी, नाम था थेल्स। उन्होंने क्या किया था, एम्बर लिया था। एम्बर क्या होता है? एक पदार्थ है, पीले कलर का होता है और वहाँ की जो बाल्टिक सी है ना वहाँ पे पाया जाता है। तो इन्होंने क्या किया, वो एम्बर लिया और उस एम्बर को इन्होंने ऊन पे रगड़ा। रगड़ा का मतलब समझे? फ्रिक्शन करवाया। फ्रिक्शन करवाने के बाद इसने क्या देखा, जो ये एम्बर था ना, कागज के छोटे-छोटे टुकड़े या कोई भी छोटे-छोटे कण हो ना, उसको अपनी तरफ ये खींच रहा था। कौन? एम्बर। तो वो बड़ा सरप्राइज़ हो गए। उनको ये लगा कि आखिर ये चमत्कार किस चीज़ का है, ठीक है? कि ये छोटे-छोटे टुकड़े को ना अपनी तरफ खींच लेता है, आकर्षित कर लेता है, ठीक है? तो उन्होंने उस समय में इसके बारे में सबसे पहले बताया था, किसने? थेल्स ने। कब? 600 बीसी में। अब देखो, ये 600 बीसी के बाद इसके बारे में डिटेल से कब पता चला? तो इसके बारे में डिटेल से इधर आके 16वीं और 17वीं शताब्दी में पता चला, ठीक है? तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब हम लोग सबसे पहले आवेश किसे कहते हैं ये पता करते हैं। तो आवेश क्या होता है? तो आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह विद्युतीय अथवा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है, ठीक है? यानी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह विद्युतीय तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है, आवेश कहलाता है, ठीक है? आवेश कहलाता है, याद रहेगा? ठीक है? तो आवेश क्या है, समझ में आ गया? या ये कह सकते हैं किसी भी पदार्थ का जन्मजात गुण है। किसी भी पदार्थ का क्या है? जन्मजात गुण। जस्ट लाइक मास, यानी द्रव्यमान के जैसा। जैसे किसी पदार्थ में द्रव्यमान होता है, उसी तरीके से किसी भी पदार्थ में क्या होगा? चार्ज हो सकता है, यानी आवेश हो सकता है, यानी इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर जस्ट लाइक मास, ठीक है? तो अब आपके मन में आएगा, ठीक है, हमने ये तो देख लिया कि आवेश क्या है। तो आवेश कितने प्रकार के होते हैं? तो आपने याद रखना है, आवेश 2 प्रकार के होते हैं। कौन-कौन सा? एक धन आवेश और दूसरा ऋण आवेश। तीसरा कोई आवेश नहीं होता, ठीक है? न्यूट्रल, ये न्यूट्रल जो है ना, उदासीन, ये कोई आवेश नहीं है, ठीक है? तो आपने क्या याद रखना है? आवेश सिर्फ 2 प्रकार के होते हैं। एक को बोलेंगे धन आवेश और दूसरे को बोलेंगे ऋण आवेश। तो फिर आपके मन में आएगा धन आवेश क्या है? तो याद रखना, धन आवेश का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की कमी और ऋण आवेश का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की अधिकता। यानी कोई ऑब्जेक्ट या वस्तु धन आवेशित है तो उसमें क्या होगा? उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। और कोई अगर वस्तु ऋण आवेशित है तो उसमें क्या होगा? तो उसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, यानी प्रचुर मात्रा में इलेक्ट्रॉन, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो बहुत ही ज्यादा होगा। किसमें? ऋण आवेशित में। और जो धन आवेशित में है उसमें क्या होगा? उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम होती है, ठीक है? और इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था? तो इसके बारे में सबसे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश, ठीक है? आया समझ में? तो हम लोग चलते हैं आगे और देखते हैं हमारा अगला। अब देखो, अब जब बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेश के बारे में बता दिया कि ये 2 प्रकार के होते हैं, तो लोगों ने सोचा, यानी वैज्ञानिकों ने देखा कि इसके मूलभूत गुण क्या-क्या होंगे। तो उन्होंने क्या किया, 2 धन आवेश को इकट्ठे ला दिया या 2 ऋण आवेश को इकट्ठे ला दिया। तो उन्होंने क्या पाया कि ये दोनों में ना भयंकर दुश्मनी होता है। दुश्मनी कहने का मतलब ये दोनों एक साथ रह ही नहीं सकता। यानी कौन-कौन सा? 2 धन आवेश या 2 ऋण आवेश। तो कहने का मतलब क्या है, इनमें बहुत ज़्यादा दुश्मनी होती थी। तो यहाँ से वैज्ञानिकों ने क्या निष्कर्ष निकाला? तो यहाँ से निष्कर्ष ये निकलता है कि समान प्रकृति के जो आवेश होते हैं ना, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी एक दूसरे से दूर भागता है, वो कभी पास नहीं रह सकता। तब फिर से साइंटिस्टों के मन में क्या आया कि चलो हमने 2 समान प्रकृति को देख लिया, तो अलग-अलग करके देखते हैं। तो एक को धनावेश रखा, दूसरे को ऋणावेश किया, या पहले को ऋणावेश किया, दूसरे को धनावेश किया। इस केस में उन्होंने क्या देखा? तो इस केस में दोनों में जबरदस्त दोस्ती था। तो यहां से क्या पता चला कि असमान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं, ठीक है? तो देखो, अब हमने ये भी देख लिया कि धन आवेश कैसे होता है, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी। ऋण आवेश कैसे होता है का मतलब इलेक्ट्रॉन की प्रचुरता। तो कहने का मतलब है कि आवेशन क्या है फिर? क्या? आवेशन क्या है? तो आवेशन एक प्रक्रिया है। क्या है? एक प्रक्रिया है जिसमें आवेश का स्थानांतरण होता है। तो आवेश का स्थानांतरण से क्या मतलब? आवेश के स्थानांतरण का मतलब होता है सिर्फ इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण एक वस्तु से दूसरी वस्तु में। तो आवेशन को परिभाषित करेंगे कैसे? ठीक है? तो आपके मन में आएगा ना कि आवेशन किसे कहते हैं? तो वह प्रक्रिया जिसमें हमेशा इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, आवेशन कहलाता है। यहाँ पर कोई आपसे पूछे कि क्या प्रोटॉन का भी स्थानांतरण करवा सकते हैं? तो हमारा आंसर होगा जी नहीं। कारण प्रोटॉन एटम के कोर में पाया जाता है और कोर से बाहर निकलना बड़ा ही मुश्किल है, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में घूम रहे होते हैं। तो वहां पे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ना जो
अट्रैक्टिव फोर्स होता है, वो कमज़ोर होता है, तो वहाँ से उसे इलेक्ट्रॉन को तोड़ना आसान होता है। लेकिन जो न्यूक्लियस में होते हैं, तो प्रोटॉन कहाँ पाया जाता है? एटम के न्यूक्लियस में, और वहाँ पे न्यूक्लियर फोर्स होते हैं, और वो इस दुनिया में जितने फोर्स है, उसमें सबसे शक्तिशाली फोर्स है। तो प्रोटॉन उस न्यूक्लियर फोर्स से बंधे होते हैं, जो सबसे शक्तिशाली फोर्स है, तो उसको तोड़ के बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल काम है, ठीक है? तो इसी कारण से आवेशन क्या है? इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण की प्रक्रिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को इजीली हम लोग स्थानांतरित या तोड़ सकते हैं। तो याद रहेगा, वह प्रक्रिया जिसमें हमेशा इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, क्या कहलाएगा? आवेशन कहलाता है, राइट? तो फिर आपके मन में आएगा कि आवेशन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है? तो आवेशन के प्रकार तो हम लोग समझेंगे, उससे पहले थोड़ा आवेशन कैसे हुआ? तो देखो, अगर हमने कोई एक ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है? और ये ऑब्जेक्ट क्या है? उदासीन। उदासीन कहने का मतलब होता है कि उदासीन का मतलब होता है कि इस पे आवेश कितना है? 0। आवेश कितना है? आवेश इक्वल टू 0, यानी कुल आवेश कितना होगा? 0, ठीक है? तो क्या उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन भी 0 होंगे? जी नहीं, इलेक्ट्रॉन भी होगा उसमें और प्रोटॉन भी होगा। यानी आपको याद रखना है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट न्यूट्रल है, it doesn't means कि this object do not have electrons or protons. It means it have electrons and protons, but number of electrons equal to number of protons. तो आपने क्या याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन सॉरी, अगर कोई वस्तु या पदार्थ उदासीन है, का मतलब ये नहीं होता कि उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या शून्य होगा। उदासीन का मतलब होता है उस पर कुल आवेश 0 है, और कुल आवेश 0 का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी उसमें जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी वो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होगी, ठीक है? ये याद रखना है। तो फिर अब क्वेश्चन आता है कि तब ये धन आवेश कैसे होगा? तो जब हम उस वस्तु में से, यानी जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर-बराबर है, वो उदासीन वस्तु है। अब हम क्या करेंगे? उसमें से इलेक्ट्रॉन को हटा लेंगे। तो इलेक्ट्रॉन को हटाएँगे, तो उसमें क्या रहेगा? प्रोटॉन की मात्रा यानी प्रोटॉन बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है? तो प्रोटॉन की मात्रा जैसे ही ज़्यादा हो, तो हम क्या बोलेंगे कि ये पॉजिटिवली चार्ज है। कैसा चार्ज है? पॉजिटिवली चार्ज। उसी तरीके से अगर हमने उसी ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन को जोड़ दिया, यानी उसे कुछ और इलेक्ट्रॉन लाके कहीं से उसे थमा दिया, तो अब क्या हो गया? उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी, और फिर वो क्या कहलाएगा? नेगेटिवली चार्ज। तो सपोज करो कि अगर कोई ऑब्जेक्ट उदासीन है और उसका जो द्रव्यमान है वो है m0। कितना है? m0। तो जब हमने इलेक्ट्रॉन को हटा दिया, तो इलेक्ट्रॉन को हटाएंगे तो देखो, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में ना मास होता है, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रॉन को हटा रहे हैं या जोड़ रहे हैं, तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन के मास की बात करेंगे ना, प्रोटॉन तो ऑलरेडी है उसमें। तो इलेक्ट्रॉन की मास भले ही कम हो, लेकिन होता है ना, तो इलेक्ट्रॉन को या तो जोड़ो या हटाओ, स्लाइटली उसके मास पे तो फर्क पड़ना ही पड़ना है ना। तो अगर हमने इलेक्ट्रॉन को हटा लिया, मीन्स ये कि ऑब्जेक्ट में से इलेक्ट्रॉन को हटा लिया, तो जितने नंबर में इलेक्ट्रॉन हटेगा, उतने नंबर में मास, यानी एक इलेक्ट्रॉन का मास जितना होता है, उतने मास को उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से गुना कर देंगे, तो उतना द्रव्यमान उस उदासीन वस्तु का कम हो गया। यानी पहले की तुलना में अब जब हमने इलेक्ट्रॉन हटा लिया, तो उसका मास क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और अगर हमने इलेक्ट्रॉन लाके दे दिया, यानी हमने इलेक्ट्रॉन को जोड़ा है ना उसमें, तो पहले से अब जो वस्तु का मास होगा वो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन के आने के बाद बढ़ जाएगा, चाहे वो स्लाइटली ही बढ़े। तो यहाँ से याद रखना है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि अगर किसी उदासीन वस्तु में से इलेक्ट्रॉन हटाएंगे, तो वस्तु क्या होगा? पॉजिटिवली चार्ज होगा, और पॉजिटिवली चार्ज होगा का मतलब उसका अब जो मास होगा, यानी द्रव्यमान, वो पहले के द्रव्यमान से कम हो जाएगा। उसी प्रकार अगर हमने उस वस्तु को इलेक्ट्रॉन लाके दे दिया है, तो अब उसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ा है ना, तो उसका मास स्लाइटली क्या होगा? इंक्रीज करेगा। यानी कोई वस्तु निगेटिवली चार्ज है, तो उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा? स्लाइटली बढ़ जाएगा, ठीक है? ये आपने याद रखना है। तो यहां से हमने क्या सीखा? यहां से हमने सीखा कि द्रव्यमान विहीन आवेश संभव नहीं है, यानी किसी वस्तु में जिसमें द्रव्यमान नहीं होगा, उसमें आवेश नहीं होगा। लेकिन आवेश विहीन द्रव्यमान संभव है। कहने का मतलब ये कि किसी वस्तु में अगर आवेश नहीं है, तभी भी उस पर द्रव्यमान हो सकता है, ठीक है? ये हमेशा याद रखना है। तो यहां से ये तो क्लियर हो गया कि आवेशन की प्रक्रिया में द्रव्यमान हमेशा क्या होता है? परिवर्तित होता है। परिवर्तित से क्या मतलब? कि वो बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो यहाँ से एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आ जाएगा कि किसी वस्तु को आवेशित किया गया, तो ऑप्शन ए उसका द्रव्यमान बढ़ेगा, ऑप्शन बी उसका द्रव्यमान घटेगा, ऑप्शन सी कहा नहीं जा सकता, और ऑप्शन डी
बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? राइट आंसर इज़ बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, क्योंकि अभी हमने देखा ना, अगर इलेक्ट्रॉन को हटा लिया यानी पॉजिटिवली चार्ज तो द्रव्यमान घट जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन को जोड़ दिया मीन्स नेगेटिवली चार्ज तो द्रव्यमान बढ़ जाएगा। तो उसने पॉजिटिव नेगेटिव तो नहीं किया ना, सीधा बोला आवेशित किया गया। तो आवेशित में तो दोनों हो सकता है, ये बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। क्यों? क्योंकि अगर आवेशित किया गया है तो अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो घट जाएगा और नेगेटिवली चार्ज है तो बढ़ जाएगा। तो इसीलिए हमने क्या बोला कि द्रव्यमान बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, राइट? तो चलते हैं आगे। अब आपके मन में ये आएगा ना कि आवेशन कि मतलब कैसे किया जाता है? तो आवेशन की प्रक्रिया किस तरीके से? तो आवेशन 3 प्रकार से होता है। कौन-कौन सा? घर्षण द्वारा आवेशन, पहला है घर्षण द्वारा आवेशन, दूसरा है चालन द्वारा आवेशन और तीसरा है प्रेरण द्वारा आवेशन, ठीक है? तो घर्षण द्वारा आवेशन में ना हम लोग कुचालक को आवेशित करते हैं और ये जो लास्ट के 2 है ना चालन और प्रेरण, इसमें ना चालक पदार्थ को आवेशित किया जाता है। तो इन सबों के बारे में हम लोग अपने अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो तब तक आप चैनल पे बने रहे, नोटिफ़िकेशन को दबा के रखना ताकि अगला जो वीडियो आए वो आपको पता चल जाए, ठीक है? अगर यहाँ पे दिया गया जानकारी आपको अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है? और लाइक और कमेंट और शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।